नमस्कार, आपके साथ हूं मैं प्रणय उपाध्याय यूक्रेन की राजधानी कीव से। वो यूक्रेन जहां रूस की टैंक गरज रहे हैं, रूसी मिसाइलों की जद से, उनकी बमबारी से कीव ही नहीं बल्कि पूरा यूक्रेन दहल रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की अंडरग्राउंड हो गए हैं। उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की पेशकश की है। ये कोई नहीं जानता कि आगे रूस का कदम क्या होगा, लेकिन इतना जरूर है कि यूक्रेन के साथ साथ अब रोमानिया भी रूस के निशाने पर आ गया है। ब्लैक सी में रोमानिया के एक जहाज को रूस की गोलाबारी का निशाना बनाया गया है। इसके साथ सवाल ये उठता है कि नेटो देश के जहाज को अगर रूस निशाने पर ले रहा है तो आखिर उसकी मंशा क्या है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, वो यूक्रेन से बड़ी खबर, वो बता देते हैं। यूरोपीय संघ अब रूस के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है। यूरोपीय संघ यूरोप में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की संपत्ति को जब्त करेगा। साथ ही रोमानिया पर रूसी हमले के बाद नेटो की बड़ी बैठक इस समय चल रही है, जिसमें हो सकता है कि रूस पर बड़े और कड़े प्रतिबंध लगाने पर यूरोपीय संघ विचार कर सकता है। रोमानिया पर रूस के हमले के बाद ये सवाल उठ रहा है कि क्या रूस तीसरा विश्व युद्ध चाहता है। ये एक बड़ा सवाल, जिस तरीके से रोमानिया के जहाज पर हमला किया गया। तो बड़ा सवाल आपके सामने इस हमले के बाद यही उठ रहा है कि क्या रूस तीसरा विश्व युद्ध चाहता है। यह बात मैं इसलिए कह रही हूं कि जब रूस की जंग यूक्रेन से चल रही थी तो उसने नेटो देश रोमानिया के जहाज को ब्लैक सी में क्यों मार गिराया। इससे पहले यूक्रेन में रूसी सेना का हमला इतना तीखा रहा कि 36 घंटे के भीतर ही यूक्रेन के राष्ट्रपति सरेंडर की मुद्रा में आ गए। उन्होंने रूस को बातचीत का न्योता दिया, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से खबर निकल कर आई कि पुतिन ने यूक्रेन की बातचीत के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। तो वहीं चीनी माउथपीस ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि पुतिन ने शी जिनपिंग को बताया कि अमेरिका और नेटो देश रूस की सुरक्षा चिंताओं को लगातार नजरअंदाज कर रहे थे। इन सब के यूरोपियन यूनियन ने पुतिन पर नाजी की तरह बर्ताव करने का भी आरोप लगाया है। तो देखिए, यूक्रेन में जो कुछ हो रहा है और रोमानिया पर जिस तरीके से हमला किया गया है, उससे युद्ध भूमि की तस्वीरें अब पल पल बदलती हुई नजर आ रही हैं। और इस सब के बीच खबर आ चुकी है, पुतिन यूक्रेन से बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन रोमानिया पर रूसी हमले के बाद अमेरिका क्या करेगा। नाटो के संविधान की अगर बात की जाए तो आर्टिकल 5 है, उसके मुताबिक अमेरिका हर नाटो देश की मदद के लिए बंधा हुआ है। और इस सब के बीच पिछले 36 घंटे में यूक्रेन का क्या हाल हुआ, कैसे बम बरसे, कैसे टैंकों ने यूक्रेन की सड़कों को रौंद डाला, कैसे यूक्रेन के लोगों की सांसें रूसी सेना के खौफ में थमी सी रही। इन सब की पूरी जानकारी के लिए दिखाते हैं आपको सीधे बैटल ग्राउंड से मेरे सहयोगी प्रणय उपाध्याय और वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश यादव की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। रूसी हमलों ने यूक्रेन की तस्वीर बदल दी। आसमान हो या जमीन, हर तरफ है बारूद की गंध। रूस कर रहा है यूक्रेन पर वार। यूक्रेन में हर तरफ बस हाहाकार। रूस का है मिशन कीव और पुतिन की सेना पहुंच गई है यूक्रेन की राजधानी के बेहद करीब। जी हां, चंद घंटे और जंग चली तो यूक्रेन की राजधानी पर रूस की सेना का कब्जा हो जाएगा। बम, मोर्टार, मिसाइलों की बरसात ने यूक्रेन का हौसला थोड़ा पस्त किया है और यही वजह है कि कुछ घंटों पहले तक जो यूक्रेन पीछे हटने को तैयार नहीं था, उसके राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अब पुतिन के सामने बातचीत का प्रस्ताव रख दिया। आइए लोगों को मरने से बचाने के लिए बातचीत से रास्ता निकालते हैं। चंद मिनट पहले ही रूस के विदेश मंत्री ने प्रस्ताव रखा था कि अगर यूक्रेन हथियार डाल दे तो वो बातचीत के लिए तैयार है। दूसरी तरफ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी पुतिन से बात की है। पुतिन ने उन्हें बताया कि वो यूक्रेन से बातचीत को तैयार हैं, यानी यूक्रेन रूस की जंग में अब कूटनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। सवाल ये है कि क्या रूस यूक्रेन बातचीत करेंगे? क्या रूस की शर्तों के आगे झुकेगा यूक्रेन? क्या रूस इस जंग को खत्म करेगा?
भले ही दोनों देश एक एक कदम आगे बढ़े हों, लेकिन यूक्रेन में जंग अभी जारी है। रूस की सेना कीव में दाखिल हो गई है। खतरे को देखते हुए यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की अंडरग्राउंड हो गए। रूस ने बेलारूस में भी अपने सैनिक बढ़ा दिए हैं। यूक्रेन की राजधानी में दौड़ते हुए रूसी टैंकों को आप देख सकते हैं। 36 घंटे से चल रहे इस युद्ध में रूस की ताकत के आगे यूक्रेन का टिक पाना नामुमकिन है। भले ही यूक्रेन ने रूस के कुछ फाइटर प्लेन और सैनिकों को मार गिराया हो, लेकिन रूस ने बहुत तेजी से अपने कदम आगे बढ़ा दिए। यूक्रेन के एयरबेस और नौसेना ठिकानों को निशाना बनाने के बाद अब रूस उनके मंत्रालयों पर हमला कर रहा है। टीवी स्क्रीन पर मौजूद तस्वीर यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय की है, जहां धमाके बाद सिर्फ बर्बादी का धुआं उठ रहा है। ये यूक्रेन के खेरसान शहर के प्रशासनिक इमारत की तस्वीर है, जिस पर कब्जे के बाद रूसी सैनिक झंडा फहरा रहे हैं। हालांकि रूसी सैनिकों को कीव में घुसने से रोकने के लिए यूक्रेन ने तेत्री नदी पर बना पुल उड़ा दिया। इसके बावजूद रूस तेजी से आगे बढ़ रहा है। इससे पहले यूक्रेन के पावर सेंटर चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट पर कब्जा किया गया। हालांकि ये प्लांट फिलहाल सक्रिय नहीं है। ये वही चेर्नोबिल प्लांट है जहां करीब 36 साल पहले परमाणु हादसा हुआ था। इस बीच खबर ये आई है कि इस इलाके में परमाणु रेडिएशन बढ़ गया है। हालांकि रूस के रक्षा मंत्रालय ने इसका खंडन किया है। लेकिन इस जंग की सबसे अहम तस्वीर अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये रूस की सेना का टैंक है, जिसमें सोवियत संघ का झंडा लगा है। टैंक पर लगा झंडा क्या संदेश देता है? क्या पुतिन फिर से सोवियत संघ का अरमान पूरा करने में लगे हैं और यूक्रेन पर यह हमला उसी पुरानी ताकत को हासिल करने का संकेत भर तो नहीं है? और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त भारत में पोलैंड के राजदूत एडम बुराकॉव्स्की एक्सक्लूसिवली जुड़े हैं। एडम साहब, मेरे साथ स्टूडियो मेरी दो कोलीग्स भी हैं, शोभना यादव, रोमाना खान। हम आपसे बात करना चाहते हैं इस मौजूदा विवाद पर। और मेरा पहला सवाल एडम आपसे यही है कि आपने यूक्रेन को बचाने के लिए, यूक्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए तो कुछ किया नहीं। आज हमने देखा कि रूस की तरफ से बाकायदा दूसरे नेटो देश रोमानिया के जहाज को मार गिराया गया। तो क्या अब अमेरिका और नेटो देश इस दिशा में या आप कुछ एक्शन करेंगे? हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम है। हाँ, डू यू हियर मी? या हाँ, मैं आपकी आवाज सुन सकता हूँ। आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, ओके, तो अफसोस की बात दोहराना, क्योंकि मैं नहीं सुना। मैं फिर से अपना सवाल दोहरा देता हूँ एम्बेसडर। मेरा सवाल आपसे ये था कि अभी जब रूस ने यूक्रेन पर कार्रवाई की तो आप लोगों ने कुछ किया नहीं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। आज रूस ने दूसरे नेटो देश रोमानिया के जहाज को मार गिराया है, तो क्या अब आपका देश या नेटो या अमेरिका कोई एक्शन लेगा? ओके, तो ये सिचुएशन है कि रूस तो अग्रेसिव देश है और यूक्रेन शांति प्रिय देश। ये सिचुएशन बहुत आसान है। मतलब रूस अग्रेसिव, यूक्रेन शांति प्रिय, और इसलिए हम इस अग्रेशन कंडेम किया। पोलैंड और दूसरे देश, मतलब 27 मेंबर स्टेट्स ऑफ द यूरोपियन यूनियन, और अभी यूरोपियन यूनियन एक सैंक्शन का पैकेज रूस के खिलाफ करेगा और किया। और पोलैंड और दूसरे देश जो यूक्रेन के बॉर्डर है, इंडियन नागरिकों को ये एवैक्यूएशन कर सकेगा। और अभी ये हमने कहा कि रोमानिया भी, हंगरी, स्लोवाकिया और भी पोलैंड। हाँ सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि ठीक है, सैंक्शंस रशिया के खिलाफ लगाने की बात आप लोग कर रहे हैं, साथ ही साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में इसी मुद्दे पर वोटिंग भी करा रहे हैं आप। लेकिन वोटिंग का मतलब क्या रह जाता है? क्या ये एक मीनिंगलेस एक्सरसाइज नहीं है? क्योंकि दो वीटो पावर्स, रूस और चीन, वो तो आप लोगों के खिलाफ खड़े हैं ना।
ये सैंक्शन का पैकेज सख्त होगा और इस पैकेज के अलावा भी दूसरे सैंक्शन है। मिसाल के तौर पर अभी पोलिश सरकार ने फैसला किया कि रूसी हवाई जहाज पोलैंड के टेरिटोरी पे नहीं उड़ान सकते हैं। और दूसरे मिसाल के तौर पर यूके में और यूएस में भी रशियन बैंक्स मना होंगे। पर सर यूएनएससी के अंदर जो प्रस्ताव आ रहा है उसका मतलब क्या रह जाता है? वो तो फिर एक मीनिंगलेस एक्सरसाइज ही मानी जाएगी। वीटो पावर रशिया के पास भी, चीन के पास भी। नहीं समझा, क्योंकि कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है। ये दिस इज वी हैव थंडरस्टॉर्म। सर आगे बढ़ते हैं और भारत के लिए, इंडिया के लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस समय, वो वहां पर जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं यूक्रेन में, वो सबसे बड़ा कंसर्न है हमारे लिए। आपकी जो सीमा है, पोलैंड की सीमा पर वो बच्चे भारतीय पहुंच रहे हैं, इंडियंस पहुंच रहे हैं, उनको सही सलामत पहुंचाने के लिए आपका देश क्या कर रहा है, क्या कदम आप उठा रहे हैं? तो भारतीय दूतावास वार्सा में, पोलैंड में एक स्टेटमेंट किया कि वो इंडियन स्टूडेंट्स पोलैंड पहुंच सकते हैं और पोलैंड से वापस भारत। और पोलिश सरकार इस एक्शन को मदद दे रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद एडम सर आपका, आपने एबीपी न्यूज़ के लिए वक्त निकाला और हमसे बात की और यही आश्वासन तरफ से पोलैंड के जो हमारे साथ मेहमान बैठे हुए थे कि पूरी तरह से सुरक्षित तरीके से भारतीय बच्चों को पहुंचाया जाएगा। अमेरिका ने कल रात ही ये साफ कर दिया कि वो यूक्रेन की तरफ से नहीं लड़ेगा, लेकिन इससे रूस के तेवर में कोई कमी नहीं आई। उसने यूक्रेन को पूरी तरह से घेर कर रखा हुआ है और नेटो देश रोमानिया के जहाज को बर्बाद करके अमेरिका को खुली चुनौती भी पेश कर दी है। बिल्कुल, लेकिन इस सब के बीच देखिए बैटल ग्राउंड की तस्वीर क्या है, मुझे लगता है ये आपको समझना चाहिए और उसके लिए जरा आपको नक्शा दिखाते हैं। ये दुनिया का नक्शा जिसको देखकर आप समझ पाएंगे कि बैटल ग्राउंड में घेराबंदी रशिया की तरफ से जो यूक्रेन की गई है, उसमें कितनी स्ट्रेटेजिकली रशिया ने फूंक फूंक कर एक तरीके से आप कह सकते हैं कदम उठाया। ये देख रहे हैं आप, ये जो पूरा इलाका है ये रूस का इलाका है, ये यूक्रेन आपके सामने है। अब यहां देखिए आप कि यूक्रेन के ये उत्तर वाला इलाका, ये पूरा पूर्वी इलाका और ये दक्षिणी इलाका, इस पूरे इलाके में ये जो रेड डॉट्स आपको दिख रहे हैं, दरअसल ये रूसी सेना ने यहां इन जगहों पर अपना पूरा जमावड़ा लगाया। और रूसी सेना का यहां पर जमावड़ा मतलब तादाद की अगर मैं बात करूं तो इस पूरे इलाके में करीब 1 लाख रूसी सैनिक इस सीमा पर रूस की तरफ से तैनात कर दिए गए। अच्छा, ये तो रूस ने अपनी जमीन का इस्तेमाल किया, इसके अलावा और रूस की तरफ से जो स्ट्रेटेजी अपनाई गई वो ये बेलारूस, रूस का मित्र देश, बेलारूस के अंदर भी पोजीशनिंग रूस की तरफ से यहां पर अपने सैनिकों की तैनाती की गई। इसके अलावा ये दक्षिण में यूक्रेन के क्रीमिया आप देख रहे हैं, 2014 से ही क्रीमिया पूरी तरीके से रूस के साथ, और ऐसे में यहां क्रीमिया से भी मतलब यूक्रेन के दक्षिणी इलाके से भी यहां पर रूस ने अपनी तैनाती को और मजबूत किया। तो ये तो पूरी रूस की तरफ से जो घेराबंदी हुई, लेकिन ये बैटल ग्राउंड है और इस बैटल ग्राउंड में दूसरी तरफ की जो तस्वीर है वो जानना भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे में ये देश आप देख रहे हैं, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ये वो तमाम देश हैं जो यूएसएसआर से अलग हुए थे। इन देशों में फिलहाल नेटो सैनिक जिनकी तादाद करीब 4000 के आसपास जो अभी हाल में तैनात हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं ये यूरोप के देश जिसमें जर्मनी के अंदर फिलहाल 35,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। वहीं अगर पोलैंड की बात की जाए तो 4,500 अमेरिकी सैनिक इस वक्त मौजूद हैं पोलैंड में भी, और यहां यूक्रेन के दक्षिण में ये रोमानिया, एक और यूरोपीय देश, यहां पर 1,000 सैनिक तैनात हैं अमेरिका के। वहीं नीचे और बुल्गारिया, यहां पर आप देख सकते हैं 2,500 सैनिक अमेरिका के यहां पर तैनात हैं। तो कुल मिलाकर ये संख्या आप देख रहे हैं यहां पर सैनिकों की। और वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं रूस ने जिस तरीके से घेराबंदी की, जहां सैनिकों का आंकड़ा 1 लाख का। और महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि फिलहाल यूक्रेन को लेकर किसी तरीके की कोई मदद जो है ना वो नाटो देशों की तरफ से की जा रही है और ना ही अमेरिका खुलकर साथ आया यूक्रेन के।
बिल्कुल रोमाना, जिस तरीके से नक्शे पर आपने समझाया कि 3 तरफ से यूक्रेन को रूस ने घेर रखा है। कुल मिलाकर रूस और नेटो अमेरिकी सेनाएं कुछ हजार किलोमीटर की दूरी पर मौजूद हैं, लेकिन रूसी सेना युद्ध में जहां आर पार की मुद्रा में दिख रही है, तो वहीं अमेरिका और नेटो के कैंप में खामोशी है, चुप्पी छाई हुई है। आज रोमानिया के जहाज पर रूस के हमले के बाद सवाल है कि नेटो देशों और सेना की रक्षा के लिए क्या अमेरिका अब कोई कदम उठाएगा? क्या अमेरिका और रूस के इस टकराव से तीसरे विश्व युद्ध की चिंगारी फूट सकती है? यूक्रेन के सामने रूस बहुत ताकतवर है। यूक्रेन रूस की सैनिक ताकत के आगे बेहद कमजोर और कुछ भी नहीं टिकता। ऐसे में इस बात का अंदाजा हर कोई लगा सकता था कि अगर रूस ने आक्रमण किया, रूस ने अगर फौजी कार्रवाई की, तो यूक्रेन के लिए टिकना मुश्किल होगा। उम्मीद की जा रही थी कि अमेरिका रूस के खिलाफ यूक्रेन की मदद के लिए आगे आएगा। पश्चिमी देश जो बातें कर रहे हैं यूक्रेन के साथ खड़ा होने की, वो भी कोई कार्रवाई करेंगे, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। यूक्रेन की मदद के लिए एक भी देश इस मैदान जंग में साथ खड़ा नहीं आया। अमेरिका ने बात की, आर्थिक प्रतिबंधों की बात कई देशों ने की, लेकिन इस मैदान जंग में यूक्रेन अकेला खड़ा नजर आया, निढाल नजर आया, बेसहारा नजर आया, खासतौर पर रूसी जंगी ताकत के सामने। किस तरीके से यूक्रेन की मदद का यह किला ढहा, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। Мене як ціль номер 1. Мою родину як ціль номер 2. Вони хочуть И за что нам это все? знищити Україну політично. रूस ने यूक्रेन के खिलाफ जब ऐलान जंग किया था, तब पूरी दुनिया ने ऐसे तेवर दिखाए थे कि लग रहा था तीसरा विश्व युद्ध होकर ही रहेगा। लेकिन कोई भी मुल्क प्रतिबंधों की परंपरा से आगे नहीं बढ़ सका। जिस नेटो का नाम लेकर रूस ने यूक्रेन पर चढ़ाई की, वो भी मदद के लिए आगे नहीं आया। अब यूक्रेन को अकेले ही अपनी जंग लड़नी पड़ रही है, या यूं कहें कि धीरे धीरे जंग में मात खानी पड़ रही है। Запитав сьогодні у 27 лідерів Європи, чи буде Україна в НАТО. Запитав прямо. Всі бояться, не відповідають, а ми не боїмось. जंग के मैदान में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। यूक्रेनी सेना के हर मोर्चे को रूसी टैंक कुचलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति को भी अब अपनी जान का खतरा सताने लगा है। За наявною у нас інформацією, ворог позначив мене як ціль номер 1. Мою родину як ціль номер 2. Вони хочуть знищити Україну політично, знищивши главу держави. मुसीबत की इस घड़ी में यूक्रेन को सबसे बड़ी मदद की आस अमेरिका से थी, लेकिन सुपर पावर ने भी खुद को यूक्रेन की सीमा के बाहर तक ही समेट लिया। कल राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पुतिन को खूब लानत मलानत भेजी, लेकिन आखिर में ये कहकर यूक्रेन की आस पर पानी फेर दिया कि वो रूस के खिलाफ जंग में नहीं उतरेंगे। Let me say it again. Our forces are not and will not be engaged in the conflict with Russia in Ukraine. Our forces are not going to Europe to fight in Ukraine. Tomorrow, NATO will convene a summit. We'll be there to bring together the leaders of 30 allied nations and close partners to affirm our solidarity and to map out the next steps we will take to further strengthen all aspects of our NATO alliance. अमेरिका सर्वशक्तिमान है। उसके पास जल, थल और नभ में विशालकाय
चतुरंगिनी सेना है जो मिनटों में यूक्रेन युद्ध के नतीजे बदल सकती है। तो सवाल ये कि आखिर क्यों बाइडेन ने पैर पीछे खींच लिए? तो इस सवाल के कई जवाब हैं। सबसे बड़ा कारण ये माना जा रहा है कि अमेरिका रूस से आमने सामने की जंग नहीं चाहता। अफगानिस्तान में अमेरिका की जो फजीहत हुई वैसी नौबत फिर न आए, इसलिए भी अमेरिका आगे नहीं आ रहा। कोरोना ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाई है। ऐसे में यूक्रेन का युद्ध अपने सिर पर लेकर अमेरिका अपनी अर्थव्यवस्था को और कमजोर नहीं करना चाहता। अमेरिका और यूक्रेन की सुरक्षा संधि भी नहीं है, इसलिए अमेरिका युद्ध में नहीं आना चाहता। यूक्रेन की वजह से अमेरिका के हित सीधे प्रभावित नहीं हो रहे, इसलिए भी बाइडेन युद्ध से दूरी बनाए हुए हैं। और मुमकिन है कि नाटो देश भी यूक्रेन की लड़ाई में नहीं कूदना चाहते, इसलिए अमेरिका आगे नहीं आया। कुल मिलाकर सारे हालात रूस के पक्ष में हैं और पुतिन को फ्री हैंड मिल गया है। नतीजा यह हुआ कि युद्ध के दूसरे ही दिन रूसी सेना ने यूक्रेन के रणनीतिक ठिकानों को तबाह कर दिया। रूसी मिसाइलों की मार से इमारतें जमींदोज हो गई हैं और यूक्रेन के आसमान में रूस के लड़ाकू विमान मौत का परवाना बनकर गरज रहे हैं। और अब देखिए, इस वक्त अगर स्थिति का हम आपको अपडेट दें तो फिर बड़ी खबर यही है कि रूस ने यूक्रेन की बातचीत के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए बेहद खास मेहमान आप देख सकते हैं इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के प्रवक्ता जेड तारर। बहुत स्वागत जेड तारर आपका एबीपी न्यूज में। अमेरिका ने देखिए यूक्रेन में तो अपने हाथ पीछे खींच लिए थे जेड, लेकिन क्या अब रूस ने जिस तरीके से ब्लैक सी में रोमानिया के जहाज को निशाना बनाया है, अब भी क्या अमेरिका कुछ नहीं करेगा? जी देखिए रुमाना, पहली बात तो ये है कि मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि हम कुछ नहीं कर रहे, बल्कि कल रात को आपने देखा होगा कि राष्ट्रपति बाइडेन ने बहुत स्पष्ट तौर पर ये कहा है कि अमेरिका और हमारे जितने भी साथियाँ हैं, हमने एक सख्त जवाब देना है व्लादिमीर पुतिन को, उनकी क्रोनीज को और रूस को। तो किस तरीके से हम ये जवाब दे रहे हैं? पहली बात तो ये है कि हमने जो 10 सबसे बड़े बैंक्स हैं रूस में, उन पर हमने मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगाई है। $1 ट्रिलियन से ज़्यादा उनके रिसोर्सेज जो रूस के बाहर हैं उनको हमने फ्रीज किया है। और इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि हम बिल्कुल तैयार हैं कि हम मुकम्मल तौर पर रूस को इंटरनेशनल सिस्टम से हम निकाल सकें और एक बेहद क्लियर जवाब हम दें कि इस तरह की जो राजनीति है वो 21वीं सदी में नहीं चलती। जेड, मेरी आपसे पहले भी अपने पिछले बुलेटिन में भी बात हो रही थी, तब भी हमने यही बात की थी कि आप जरूर कह रहे हैं, तमाम यूरोपीय देश जरूर कह रहे हैं कि साहब वित्तीय प्रतिबंध लगाए जाएंगे, लेकिन रूस ने पूरी तरह से सोच समझकर अपनी रणनीति तय कर ली है। वो कहता है उसको कोई फर्क नहीं। लेकिन मेरा सवाल आपसे इतर ये है कि लगातार यूक्रेन जो है वो अमेरिका के बढ़ावे में आकर इतना बड़ा उसने रशिया के साथ, जिसे कहा जाए कि लड़ाई मोल ले ली और अब अमेरिका ने अपने हाथ पीछे खींच लिए। क्या ऐसी ठोस वजह है अमेरिका के पास कि यूक्रेन का साथ देने से अमेरिका पीछे हट गया? देखिए, मेरे ख्याल में अगर हम इस लिहाज से देखें कि राष्ट्रपति बाइडेन की क्या सोच है यहाँ पे, उनका ये कहना है कि हम जो भी कर सकते हैं, जो भी मुमकिन है यूक्रेन के लिए, जो भी हम मदद दे सकते हैं उसके लिए हम तैयार हैं। ये कहते हुए हम अपने सैनिक फोर्सेस को यूक्रेन में नहीं भेज सकते, नेटो फोर्सेस यूक्रेन में नहीं जा सकते, ना नेटो फोर्सेस रूस पर हमला कर सकते हैं। जहाँ तक किसी के फ्रस्ट्रेशंस हैं इन या कोई और भी शिकायत है इसमें, वो अलग बात है। लेकिन अगर हमने शिकायत करनी है तो सबसे पहले तो हम मॉस्को और पुतिन से शिकायत करेंगे कि उन्होंने ये जंग क्यों चुना, बिला वजह बगैर किसी नतीजे पर उन्होंने ये रास्ता चुना लड़ाई का और युद्ध का। तो ये सवाल जो है मैं उठाऊंगा रूस के लिए और बल्कि पूरी विश्व के लिए। जेड, मैं यूक्रेन में हूं जेड, और इस समय कीव में लोगों में इस चीज को लेकर नाराजगी है कि अमेरिका ने, नाटो ने उन्हें अकेला छोड़ दिया, जंग के मैदान में बेसहारा छोड़ दिया।
जबकि रूस के साथ चीन जैसा बड़ा देश जो है वो साथ खड़ा नजर आ रहा है। क्या आप इसके मायने समझ रहे हैं? अगर रूस और चीन की ताकत एक साथ होती है तो ये अमेरिका को कोई नई रणनीति बदलने पर मजबूर नहीं करता क्या? और आपको याद होगा जेड, आपकी और हमारी जब रोम में मुलाकात हुई थी, हम बात कर रहे थे, आपने इंडो पैसिफिक की स्ट्रेटेजी पर बात की थी। क्या आपको नहीं लगता कि इंडो पैसिफिक में जिस तरीके से आप अपने अलाइज खड़ा करना चाहते हैं, ये एक गलत प्रेसिडेंस उनके सामने खड़ा होगा अमेरिका की छवि को लेकर? प्रणय जी, पहली बात तो ये है कि मेरा नहीं ख्याल कि कोई ये इनकार कर सकता है कि जो यूक्रेनियन आम लोग जो हैं वो जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं इस वक्त, ये एक बहुत मुश्किल दौर है और ये इंतहाई अफसोस की बात है। इसीलिए जो भी हम कर सकते हैं इस वक्त हम लगातार वो कर रहे हैं, ख़ासतौर पर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। तो जहाँ तक किसी की फ्रस्ट्रेशन है, जो आप आम लोगों से बात कर रहे हैं, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि ये इंतहाई अफसोस की बात है जो हम देख रहे हैं। जो 21वीं सदी में है, हम एक नाजायज़ जंग देख रहे हैं एक बार फिर यूरोप में। तो पहली बात ये है। जहाँ तक चीन है और इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी है, आपने प्रणय बिल्कुल सही कहा है कि अगर हम मानते हैं कि 2022 में 2022 में आप एक पड़ोसी देश पर बिला वजह हमला कर सकते हैं, एक लोकतांत्रिक देश पर आप कब्जा कर सकते हैं, अगर हम ये मानते हैं कि ये हो सकता है, ये मुमकिन है, तो बिल्कुल जो शांति हमने एक्सपीरियंस की है पिछले 30 साल में वो टूट सकती है। तभी तो राष्ट्रपति बाइडेन ने बहुत स्पष्ट तौर पर ये कहा कि ये हम पूरी विश्व जो है इस बात पे जुड़ी होना चाहिए कि हम इसको आगे नहीं बर्दाश्त कर सकते और हमने रूस को बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम से बाहर निकालना है। क्योंकि अगर हमने नहीं किया, अगर हमने एक सख्त जवाब नहीं दिया, तो आने वाले सालों में जो हम देख सकेंगे। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, रोमाना के सवाल के जवाब में आप यूक्रेन के खिलाफ जो आपका एक्शन था, जो सैंक्शंस की आप बात कर रहे थे, मेरा सवाल ये कि ये बताएं कि यूक्रेन ने तो आधिकारिक तौर पर पूरी दुनिया से एंड अमेरिका से खासकर आपसे मुझे लगता है जरा सा प्रणय उपाध्याय का रुख करेंगे, क्योंकि इमरजेंसी अलार्म्स जो हैं वो इस वक्त कीव में सुनाई दे रहे हैं हमें। प्रणय, एक बार फिर से क्या धमाके की आशंका? धमाके की आशंका लगातार बनी हुई है रोमाना, और जिस तेजी से रूसी सेनाएं बढ़ रही हैं, इस समय हम इंडिपेंडेंस स्क्वायर पर खड़े हुए हैं। यह मैदान स्क्वायर है जो यूक्रेन की पहचान कहा जाता है। आप सुने एक बार। आप देखिए रोमाना कि जिस तरीके से सन्नाटे को चीरते हुए ये सायरन्स की आवाज आ रही है। अधिकतर लोग, ये सड़कें सुनसान पड़ी हुई हैं, लेकिन इससे कहीं ज्यादा लोग जो हैं वो इस समय बेसमेंट में हैं। जिस जगह हम खड़े हैं इसके ठीक नीचे यहाँ पर सबवे है। लोग शेल्टर लेकर यहाँ अपने परिवारों के साथ मौजूद हैं। सड़कों के ऊपर फौजी वाहन हैं और उसके साथ साथ एम्बुलेंस भी यहाँ पर दौड़ती हुई देखी जा सकती हैं सड़कों के ऊपर। कुछ इस तरीके का माहौल इस समय है, खौफ का माहौल है यूक्रेन की राजधानी कीव में। बिल्कुल प्रणय, और जिस तरीके से आवाज सायरन की, एम्बुलेंस की, ये डराने वाली है। रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि किस तरीके की दहशत में है ये शहर। और इस समय की बड़ी खबर प्रणय हमें यहाँ पर मिल रही है। बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता दें, जिस तरीके से लगातार ये हमला आगे बढ़ रहा है। पुतिन ने यूक्रेन की सेना को तख्ता पलट कहने की चुनौती दी है। यूक्रेन की सेना अपने हाथ में ले सकता, ये पुतिन का कहना है। यूक्रेन की सेना को आदेश एक तरीके से पुतिन का, यूक्रेन के लोगों को नाजियों से बचाने के लिए तख्ता पलट जरूरी, ये पुतिन का बड़ा अहम बयान। तख्ता पलट होगा तो समझौते में आसानी होगी। यानी इस समय जो राष्ट्रपति जेलेंस्की हैं उनसे किसी भी तरीके की बातचीत के लिए पुतिन तैयार नहीं है। तो ये बहुत बड़ी खबर इस समय की। पुतिन ने यूक्रेन की सेना को कहा है कि आप सत्ता को अपने हाथ में लीजिए और तभी बातचीत हो सकती है। यानी इस समय जो मौजूदा राष्ट्रपति हैं उनसे पुतिन बात करने के लिए तैयार नहीं। दोपहर तक यूक्रेन रूस को करारा जवाब देने की बात कर रहा था, लेकिन सूरज ढलने से पहले ही उसका हौसला, उसकी ताकत ढल गई। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को बातचीत का न्योता दिया, लेकिन इस बीच दोनों देशों ने क्या क्या दावे किए इसको समझना भी बेहद जरूरी है।
हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। रूस का दावा है कि उसने यूक्रेन के 118 सैन्य ठिकाने ध्वस्त किए और यूक्रेन सरकार का दावा है कि उसने रूस के लगभग 1000 सैनिकों को मार गिराया है। यूक्रेन के 18 टैंक, 7 रॉकेट सिस्टम और 41 सैन्य वाहन तबाह करने का भी रूस ने दावा किया है। तो इधर यूक्रेन कह रहा है कि रूसी हमले में उसके 137 लोगों की मौत हुई है। रूस ने बयान जारी कर कहा कि यूक्रेन के 243 सैनिकों ने अभी तक सरेंडर कर दिया है। यूक्रेन के मुताबिक बीते 24 घंटों में रूस ने 33 रिहायशी इलाकों पर हमला किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात अगर कुछ है तो वो ये कि रूसी सेना ने चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट पर कब्जा करने का दावा किया है। रूसी सेना कल ही चेर्नोबिल में दाखिल हो गई थी और जिस चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट पर रूस ने कब्जा जमाया हुआ है वहां रेडिएशन बढ़ने का यूक्रेन ने दावा किया है। लगातार बदलते और बिगड़ते हालात के बीच रूस ने ब्रिटिश विमानों के लिए अपनी वायु सीमा को भी बंद कर दिया है। इधर यूक्रेन ने कबूल किया है कि राजधानी कीव में रूसी सेना घुस चुकी है और भीषण जंग अभी बारी है। तो यूक्रेन में हालात बहुत तेजी से बदल रहे हैं और नेटो देश रोमानिया के शिप पर जो रूसी हमला हुआ है उसके बाद पूरी दुनिया की नजर एक बार फिर से अमेरिका पर जाकर टिक गई है। राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा था कि वो यूक्रेन युद्ध में नहीं कूदेंगे, लेकिन नेटो देशों की सुरक्षा के लिए वो प्रतिबद्ध हैं। अब इंतजार इस बात का देखना होगा कि इस हमले के बाद अमेरिका आखिर क्या स्टैंड लेता है। और देखिए, जल्दी से आपको बता देते हैं कि अमेरिका आखिर यूक्रेन युद्ध से दूर क्यों हुआ है। ये समझिए आप, इसकी जो पहली और बड़ी वजह मानी जा रही है वो वजह है अफगानिस्तान युद्ध। अमेरिका ने क्यों छोड़ दिया यूक्रेन को अकेला? पहली वजह अफगानिस्तान युद्ध। इस युद्ध में अमेरिका 2 दशकों तक फंसा रहा था और आखिर में उसे वहां से लौटना पड़ा, वो भी बैरक। पूरी दुनिया में अमेरिका की साख को इस मुद्दे को लेकर बट्टा लगा और हो सकता है कि वो यूक्रेन के युद्ध में अगर उतरता तो फिर अमेरिका पर एक और दाग लगता। अच्छा, दूसरी बड़ी वजह जो है वो है पैसा, आर्थिक वजह। दरअसल कोरोना के बाद अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है वो पहले से ही बहुत निचले स्तर पर पहुंच चुकी है और इसीलिए बहुत मुमकिन कि बाइडेन एक नया युद्ध नहीं छेड़ना चाहते हो। बड़ी बात यह भी है कि यूक्रेन के साथ अमेरिका की कोई सुरक्षा संधि तो है नहीं, तो बहुत मुमकिन है कि इसलिए भी जो बाइडेन युद्ध से दूरी बनाकर रहने में ही अपनी और अपने देश की भलाई देख रहे हैं। वैसे इसमें कोई दो राय नहीं है कि अमेरिका शक्तिशाली है, रूस बहुत शक्तिशाली है और ऐसे में दोनों देशों का अगर युद्ध होता तो नुकसान अमेरिका को भी उठाना पड़ता। पांचवी बड़ी वजह, लगातार बदलते वर्ल्ड ऑर्डर में अमेरिका पहले से ही कमजोर हुआ है और युद्ध उसे और कमजोर बना सकता था। ऐसा माना जा रहा है कि बाइडेन के हाथ जिस फैसले ने बांधे वो अफगानिस्तान की लड़ाई थी, क्योंकि अफगानिस्तान में आतंकवाद खत्म करने के नाम पर जो वॉर ऑन टेरर अमेरिका ने छेड़ा था उसमें करीब उसने 603 लाख करोड़ रुपए गंवाए। अकेले अफगानिस्तान और पाकिस्तान पर अमेरिका के खजाने से 176 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए। इसलिए मुमकिन है कि बाइडेन इस खर्च को अब नहीं झेलना चाहते, अमेरिकी ट्रेजरी के ऊपर बोझ न बढ़े। इसलिए कहीं ना कहीं अमेरिका को इस चीज की भी फिक्र थी कि वो यूक्रेन के नाम पर, यूक्रेन के साथ खड़ा होने के नाम पर रूस से उलझना नहीं चाहता, क्योंकि इसका बोझ अमेरिकन टैक्स पेयर मनी के ऊपर जाएगा और ये लड़ाई जो है वो अमेरिकी खजाने के लिए बहुत महंगी साबित हो सकती है। जंग में भले ही कोई जीतता है, कोई हारता है, एक देश कुछ हासिल करता है और दूसरा बहुत कुछ खो देता है, लेकिन मरती है तो सिर्फ इंसानियत। और इन मासूमों की आंखों से बहते आंसू और उसमें दिख रहा खौफ न किसी भाषा का मोहताज है, न किसी पहचान का। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़े युद्ध से आई ये तस्वीर इसकी विभीषिका की पूरी कहानी कह रही है। पिता से लिपट कर रो रही इस बच्ची
बच्ची को देखिए। इसकी आंख में अपने पिता को खो देने का खौफ है। पिता भी दोराहे पर है। एक तरफ देश पुकार रहा है और दूसरी तरफ बेटी। जान की सलामती के लिए ये अपने परिवार को सुरक्षित ठिकाने पर भेज रहा है तो खुद देश के लिए दुश्मनों से लड़ने के लिए रुक गया है। बेटी और पत्नी को पता नहीं कि कल क्या होगा, कहीं ये आखिरी मुलाकात ना साबित हो। रूस के हमले के बाद पूरे यूक्रेन में दहशत है। जब जब सायरन की आवाज आती है, यूक्रेन के लोगों के दिल की धड़कन बढ़ जाती है। गोली बम धमाकों की आवाजें लगातार डरा रही हैं। सायरन सुनते ही लोग बेसमेंट में बने सुरक्षित ठिकानों का रुख करते हैं। इस बच्ची को देखिए, इसे तो ये भी नहीं पता कि ये जंग क्यों हो रही है, लेकिन ये मासूम भी इसका शिकार बन गई है। इसके घर पर रूस का हमला हुआ है, बिल्डिंग में आग लग गई। कल तक जिंदगी खुशहाल थी, आज खाना बदोश हो गई। आंख में आंसू हैं और जुबान पर कई सवाल। मैं मरना नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि ये सब जल्द से जल्द खत्म हो जाए। यहाँ मौजूद परिवारों को अपने से ज्यादा बच्चों की चिंता है। मुझे अपनी चिंता नहीं है, मुझे बच्चों की चिंता है। वो जागते हैं और रोते हुए पूछते हैं कि क्या हुआ माँ। मैं उससे क्या कहूँ? युद्ध? वो ये सब नहीं समझता। वो पूछता है कि मुझे क्या करना चाहिए। यूक्रेन के लोगों के लिए अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन और तहखाने ही ठिकाना बने हुए हैं। यहाँ हजारों लोग इकट्ठा हैं और सबको अपनी जान की चिंता है। ये मेट्रो स्टेशन है, लेकिन इस समय ये कई लोगों का टेम्परेरी घर बना हुआ है। लोग अपने परिवारों के साथ, अपने पेट्स के साथ में, अपने बच्चों के साथ में लोग यहाँ पर हैं। कुछ इस तरीके की स्थिति लगभग हर बड़े सबवेज में देखी जा सकती है। लोग सुरक्षा कारणों से यहाँ पर हैं क्योंकि ये ज़मीन से कई मीटर नीचे है और इसके कारण लोग अपने परिवारों की सुरक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए इस समय में सबवेज को ही एक तरीके से टेम्पररी घर बनाए हुए हैं। और अब इस वक्त की बड़ी खबर जान लीजिए आप। रूस जो है वो यूक्रेन से बातचीत के लिए तो तैयार हो गया है, लेकिन इस बातचीत के लिए रूस की तरफ से अपनी शर्तें रखी जा रही हैं। यूक्रेन से बातचीत से पहले व्लादिमीर पुतिन, रूसी राष्ट्रपति ने अपनी शर्तें रखी हैं। क्रीमिया को रूस का हिस्सा माने यूक्रेन, तभी बात होगी। एक ये बड़ी शर्त है जो रूस की तरफ से आगे बढ़ा दी गई है। 2014 में क्रीमिया को अपने कब्जे में रूस की तरफ से लिया गया था। अब उसी क्रीमिया को लेकर रूस की तरफ से कहा जा रहा है कि क्रीमिया को रूस का हिस्सा माने यूक्रेन, तभी बातचीत होगी। नाटो में शामिल नहीं होगा यूक्रेन, तभी बात करेंगे। वही पुराना रुख व्लादिमीर पुतिन का कि यूक्रेन नाटो में शामिल ना हो, बातचीत तभी करेंगे। तो ये शर्तें जो व्लादिमीर पुतिन की तरफ से रख दी गई हैं यूक्रेन के सामने बातचीत से पहले। रूस पर ये जो दुनिया की तरफ से प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, अब इसका भारत पर क्या असर पड़ सकता है, जरा ग्राफिक्स के जरिए ये आपको बता देते हैं। प्रोजेक्ट्स की अगर बात की जाए तो 11,356 प्रोजेक्ट्स, जिसमें डील 7,152 करोड़ की, इसमें सप्लाई जो है वो 4 फ्रिगेट्स की ही अभी तक हो पाई है। ऐसे में ये खटाई में पड़ सकता है। इसके अलावा S-400 मिसाइल की अगर बात की जाए तो ऑर्डर 5 बटालियन का, सप्लाई 1 रेजिमेंट के लिए, ये मामला भी अटक सकता है। इसके अलावा AK-203, इसके प्रोडक्शन में 7 लाख करोड़ का खर्च और इसकी लोकेशन जो है वो अमेठी में है, लेकिन इस पर भी इन सैंक्शंस का असर पड़ सकता है। हालांकि तब और अब की जो वैश्विक स्थिति है उसमें काफी बदलाव आ चुका है। बिल्कुल रोमाना, और दरअसल ये सवाल मानवता का है, ये सवाल इंसानी मूल्यों का है, और कोई भी नहीं चाहता कि दुनिया में अशांति रहे, क्योंकि जंग सिर्फ 2 देशों के बीच नहीं होती, बल्कि इससे पूरी दुनिया प्रभावित होती है। और इसीलिए ये दुआ कीजिए कि जंग खत्म हो, अमन कायम हो। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। ब्रेक के पार मास्टर स्ट्रोक।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।